हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। यूट्यूब पर जो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें हम लक्ष्मीकांत सर की बुक का वर्ड बाय वर्ड चैप्टर बाय चैप्टर डील कर रहे हैं। हमने प्रेसिडेंट के पहले ही एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्लस या इकोनॉमिक सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं सो प्लीज़ यूज़ माई रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट आखिर स्टार्ट हुआ कहाँ से। सो जब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर इस वीडियो पर टॉपिक लाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और लक्ष्मीकांत सर की बुक का फर्स्ट चैप्टर भी है। हालांकि हम धीरे धीरे इस चैप्टर को भी कवर करेंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था कि जो कलकत्ता में ही एक सुप्रीम कोर्ट इस्टाब्लिश किया गया था। हालांकि वो जो सुप्रीम कोर्ट था आज की सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी अलग है, पर कम से कम भारत में, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट तो आया, और वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आया था। और इस सुप्रीम कोर्ट में क्या होता था, एक चीफ जस्टिस होते थे, आज ही हमारे यहाँ एक चीफ जस्टिस होते हैं, और 3 अदर जजेस थे। और ये जो पहले चीफ जस्टिस थे, प्लीज़ इनका नाम जरूर ध्यान रखें। उनका नाम था एलिजा एम्पे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था एलिजा एम्पे। कई बार छोटे एग्जाम्स में और स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग 1773 के जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था। उनका नाम था एलिजा एम्पे। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं। कब का? 1935 का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हम जानते हैं कि एक फेडरल कोर्ट का प्रोविजन था। इसमें क्या था? इसमें एक फेडरल कोर्ट का प्रोविजन था। क्या होता है फेडरल कोर्ट? फेडरल कोर्ट क्या होता है मैं आगे डील करूंगा, बट अभी आप भी दिमाग में बैठा लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक फेडरल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रोविजन था। फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर होता है वो भी हम आगे डील करेंगे। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन के साथ ही 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में क्या हुआ, एक फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई। एक फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई। कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को। और 1 अक्टूबर 1937 को जो ये फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, उसके पहले चीफ जस्टिस थे मॉरिस क्वेर। कौन थे? मॉरिस क्वेर। मॉरिस क्वेर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? उसके पहले चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्पे। बट 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को जो दिल्ली में, कहाँ पे? जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? पहले चीफ जस्टिस थे मॉरिस ग्वेर। गेटिंग माय पॉइंट? ये 2 पॉइंट आई थिंक आपको याद हो गया। हमारा देश आज़ाद हुआ कब? हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया। यानी हमारा संविधान क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? कब? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद ही 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद ही डेट है 28 जनवरी 1950। कब की? 28 जनवरी 1950 को आज का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। और ये सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं था, 1 अक्टूबर
1937 में जिस कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसी कोर्ट के पावर को इन्हांस करके इस सुप्रीम कोर्ट का गठन किया। अब आपके एक दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा, एक डाउट आ रहा होगा, वो डाउट आने के पहले ही मैं क्लियर कर दूं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपके दिमाग में डाउट ये आ रहा होगा क्योंकि हमने ओथ पढ़ ली है, और ओथ में क्या था कि जो 24 जनवरी यानी संविधान लागू होने के 2 दिन बाद ही 24 जनवरी को क्या हुआ था, हमें हमारे पहले राष्ट्रपति मिले। और देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि जब देश के प्रेसिडेंट 24 जनवरी को आए, लेकिन जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो 4 दिन बाद आया 28 जनवरी 1950 को, तो इनको शपथ किसने दिलाई होगी, इनको शपथ किसने दिलाई होगी। आ रहा ना ये डाउट कि हम तो ओथ पढ़ चुके और हमने देखा है कि आर्टिकल आर्टिकल हमने 60 भी पढ़ चुके हम, और आर्टिकल 60 यानी 0, ये खुद में ओ है, और ओ से क्या बताता है, ओथ। और ओथ में ये साफ साफ आर्टिकल 60 में लिखा है कि प्रेसिडेंट को कौन ओथ एडमिनिस्टर करेगा, प्रेसिडेंट को कौन ओथ एडमिनिस्टर करेगा। तो हमने देखा कि आर्टिकल 60 बोलता है कि प्रेसिडेंट को ओथ देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। गेटिंग माय पॉइंट। या तो चीफ जस्टिस शपथ दिलाएगा या तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। डाउट ये आता है कि क्या इन्हें शपथ कौन दिलाया होगा जब सुप्रीम कोर्ट अभी था ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। जब अभी सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का गठन ही नहीं हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था 24 जनवरी 1950 को, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, तो आर्टिकल 60 में तो लिखा है, क्लियरली मेंशन है कि इनको ओथ कौन दिलाएगा, इनको ओथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तो अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। सो इसका आंसर है, हालांकि ये बात सही है कि 28 जनवरी 1950 को ही सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, बट क्या इसके पहले देश में कोई भी कोर्ट नहीं था। आंसर है था, बट वो सुप्रीम नहीं था। वो क्या था, वो था अपना फेडरल कोर्ट। वो अपना था ना फेडरल कोर्ट, 1 अक्टूबर 1937 को जो दिल्ली में गठित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, वो था फेडरल कोर्ट। और फेडरल कोर्ट के अंतिम लास्ट बट फोर्थ चीफ जस्टिस, फेडरल कोर्ट के लास्ट और फोर्थ चीफ जस्टिस, जिनका नाम है हरिलाल जे कानिया। क्या नाम है उनका, उनका नाम है हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया। और हरिलाल जे कानिया जो कि उस टाइम के फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और हरिलाल जे कानिया ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। आगे चलकर जब इस फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में तब्दील कर दिया कुछ और अधिक पावर देके, क्या होते हैं फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। जब फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में तब्दील कर दिया गया, जब फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में तब्दील कर दिया, तो ये जो फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है हरिलाल जे कानिया जी से रिलेटेड। और वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से स्टेटमेंट हरिलाल जे कानिया के से रिलेटेड है। ये पूछेगा कि हरिलाल जे कानिया के बारे में क्या पूछेगा, हरिलाल कि ये लास्ट चीफ जस्टिस थे, अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, कहाँ के, फेडरल
फेडरल कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संघीय न्यायालय। क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संघीय न्यायालय। तो हरिलाल जेकानिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा जा सकता है। इसमें बोला जा सकता है कि हरिलाल जेकानिया लास्ट चीफ जस्टिस है फेडरल कोर्ट के। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है हरिलाल जेकानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तब्दील हुआ तो फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। गेटिंग माई पॉइंट? फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए। ये भी स्टेटमेंट सही है। ये भी पूछा जा सकता है कि हरिलाल जेकानिया ही वो पर्सन थे जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ओथ दिलाई। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। एक अगला स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि हरिलाल भारत के प्रथम न्यायाधीश थे जिनके पद में रहते ही मृत्यु हुई थी। हरिलाल जेकानिया प्रथम न्यायाधीश थे जिनकी पद में रहते हुए डेथ हो गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा पूछे हरिलाल जेकानिया एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस थे जिनकी पद में रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा फैक्ट बता दूं कि हरिलाल जेकानिया एक ऐसे चीफ जस्टिस थे जिनकी पद में रहते हुए मृत्यु हुई थी, और इनके अलावा भी एक और चीफ जस्टिस थे इंडिया के जिनकी पद में रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और उनका नाम है जस्टिस सब्सयाची। क्या नाम है? जस्टिस सब्सयाची। हिंदी में ऐसे जस्टिस सब्सयाची। तो जस्टिस सब्सयाची ऐसे थे जिनकी पद में रहते हुए मृत्यु हो गई थी, यानी दो ऐसे चीफ जस्टिस थे जिनकी पद में रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ देखिए हीरालाल जेकानिया चूंकि हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और फेडरल कोर्ट के लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने ही ओथ दिलाई है, तो हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन कितना खूबसूरत बन सकता है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है, एक तरफ दे देगा कोर्ट और एक तरफ दे देगा जजेस, और आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ब्रैकेट में दे देगा 1773, इधर दे देगा हरिलाल जेकानिया, इधर दे देगा फेडरल कोर्ट, और कब का प्रोविजन था फेडरल कोर्ट का? ये था 1935 का। और इधर क्या दे देगा? इधर दे देगा मॉरिस स्क्वेयर। इधर दे देगा सुप्रीम कोर्ट। इधर दे देगा क्या? हमने सुप्रीम कोर्ट 1773 देख लिया, फेडरल कोर्ट 1930, इधर देगा 17 सुप्रीम कोर्ट 1950 वाला, और इधर दे देगा अपना एलिजा एम्पे, और बोलेगा मैच द कॉलम करिए। तो हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1773 का जो था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। गेटिंग माय पॉइंट? हम जानते हैं कि फेडरल कोर्ट के लास्ट कौन थे? हरिलाल जेकानिया, और सुप्रीम कोर्ट के पहले कौन थे? हरिलाल जेकानिया। मॉरिस गुयर थे पहले इसके, यानी सुप्रीम कोर्ट 1773 के पहले चीफ जस्टिस कौन से? एलिजा एम्पे। 1773 के पहले कौन थे? तो आंसर है 1773 के पहले चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्पे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अपना फेडरल कोर्ट था 1935 का, जो 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया, उसके पहले कौन थे? तो आंसर है मॉरिस गुएर। कौन थे? आंसर है मॉरिस गुएर। उसके बाद 1776 26 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, उसके पहले कौन थे? तो आंसर हम देंगे हरिलाल जेकानिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो कितना खूबसूरत यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं बहुत देर से फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, तो क्या होता है फेडरल कोर्ट और क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, उसे डील करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर अनअकैडमी पर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं, सो प्लीज़ यूज़ माई रेफरल कोड फॉर 10%
डिस्काउंट। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी अनअकैडमी एजुकेटर प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। प्लीज़ अनअकैडमी विजिट करके मुझे फॉलो करें, मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप पुराने लर्नर्स हैं अनअकैडमी के, तो प्लीज़ आप मुझे हैट भी डेडिकेट कर सकते हैं। सो एक होता है फेडरल कोर्ट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। नाम से क्लियर है, सुप्रीम यानी सबसे ऊपर, यानी देश का अपेक्स कोर्ट, देश का अपेक्स कोर्ट सबसे ऊपर का, यानी उसके ऊपर फिर कुछ नहीं है। और फेडरल कोर्ट यानी जो फेडरेशन, फेडरल कोर्ट किससे रिलेटेड है? फेडरेशन से। यानी वो कोर्ट जो फेडरेशन के मामले सुने, संघ के मामले सुने, केंद्र और राज्य के संबंधों के विवादों को सुने, डिस्प्यूट को सॉल्व करे, रिजॉल्व करे, वो होता है फेडरल कोर्ट। इसे और डिटेल में लेते हैं। ओके, सो फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उस एग्जाम्पल से हम फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। फेडरल यानी फेडरेशन, फेडरल यानी फेडरेशन, फेडरेशन यानी क्या होता है? फेडरेशन यानी होता है संघ। और सुप्रीम यानी होता है सबसे ऊपर, यानी उससे बेहतर कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं। यानी ऐसा कोर्ट जो एपेक्स हो, क्या हो? सबसे ऊपर हो, यानी उसके ऊपर फिर कुछ ना हो, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। फेडरेशन यानी संघ, नाम से क्लियर है, ये किसके विवादों को सुनता है, किसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है? वो सेंटर और स्टेट। सपोज करिए राज्य, अभी देखिए अभी क्या था, अभी जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस को लेकर सेंटर और स्टेट में काफ़ी मनमुटाव देखने को मिला। सपोज करिए ये डिस्प्यूट आगे बढ़ता, तो ऐसा कोर्ट जो इस केवल ऐसे ही मामलों की सुनवाई करे जहाँ पे सेंटर और स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, डिस्प्यूट है किसके बीच? संघ की इकाइयों के बीच, केंद्र के बीच और राज्य के बीच, सेंटर के बीच और स्टेट के बीच। सो ऐसा डिस्प्यूट जो सेंटर और स्टेट के बीच में है, उससे कौन सुनवाई करता है? उसकी सुनवाई करता है फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट इसके अलावा और कुछ नहीं करता, फेडरल कोर्ट इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। यानी फेडरल कोर्ट का काम ही सिर्फ ये होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच जो भी डिस्प्यूट है केवल उसी को रिजॉल्व करे। और इसके अलावा फेडरल कोर्ट का काम और कुछ नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? हम इंडिया पे क्या देखते हैं? हम इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि कोई भी मामला हो, कोई भी मैटर हो, उसकी अपील हम कहाँ कर सकते हैं? उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। हालांकि कुछ हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होती है हमें हाई कोर्ट्स की, बट अल्टीमेटली हम सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं। सपोज करिए एमपी का हाई कोर्ट, एमपी है मध्य प्रदेश, और एमपी के हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, कोई वर्डिक्ट दिया, आप उस निर्णय से सहमत नहीं हैं, आप सेटिस्फाई नहीं है उस वर्डिक्ट से, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बट सपोज करिए आप यूएसए के सिटीजन हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, और यूएसए का एक कोई भी एक स्टेट उठा लीजिए, आप फ्लोरिडा ही उठा लीजिए, वहाँ पे हाल ही में अभी स्पेस एक्स चर्चा में है, तो फ्लोरिडा उठा लीजिए। फ्लोरिडा के हाई कोर्ट ने कुछ अपना निर्णय सुनाया, अपना वर्डिक्ट दिया, तो आप इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट यूएसए के जो कोर्ट होगा, फेडरल कोर्ट, वहाँ अपील नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? यूएसए में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यूएसए में तो फेडरल कोर्ट है। यूएसए में क्या है? यूएसए में फेडरल कोर्ट है, वो केवल सेंटर और स्टेट के मामलों की ही सुनवाई करता है। और सुप्रीम कोर्ट एक अपील का अंतिम न्यायालय होता है, अपील का अपेक्स कोर्ट होता है।
तो आई थिंक आप फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर आप समझ गए होंगे। जब इस चैप्टर के लास्ट में हम आएंगे तो इंडिया और अमेरिका यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट यानी वहाँ जो फेडरल कोर्ट है उसको पढ़ेंगे। इससे आपकी और क्लियरिटी आ जाएगी। अमेरिका में फेडरल कोर्ट क्यों है? क्योंकि अमेरिका एक फेडरेशन के रिजिड फॉर्म को फॉलो करता है। क्या करता है? संघीय व्यवस्था के कड़े स्वरूप को संघीय व्यवस्था के कड़े स्वरूप को फॉलो करता है, इसलिए वहां पे फेडरल कोर्ट है। यानी टाइट फॉर्म ऑफ फेडरेशन या रिजिड फॉर्म ऑफ फेडरेशन फॉलो करता है। अमेरिका यूएसए फॉलोज रिजिड फॉर्म ऑफ फेडरेशन, दैट्स व्हाई देयर इज फेडरल कोर्ट नॉट सुप्रीम कोर्ट। बट हम इंडिया में देखते हैं कि हमारी जो देश की पॉलिटी है, जो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा है? फेडरेशन है बट स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ। यानी संघीय व्यवस्था है पर हम केंद्र एकात्मकता की ओर थोड़ा सा झुके हुए हैं। और इसी के लिए हमारे देश में जो एपेक्स कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा रीजन है हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होने की का जो दूसरा रीजन है वो ये है कि हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में जो न्यायपालिका जुडिशरी वो इंटीग्रेटेड है। क्या है? इंटीग्रेटेड है। और इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकीकृत यानी एक सीरीज होती है। नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। बट यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में जो स्टेट होते हैं उनके अपील का अंतिम न्यायालय, यानी आप सबऑर्डिनेट कोर्ट ने यूएसए में कोई वर्डिक्ट दिया, आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं। और हाई कोर्ट ने जो निर्णय आपको सुना दिया उसकी अपील आप फिर कहीं नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, वहाँ तो फेडरल कोर्ट है। और फेडरल कोर्ट का काम क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच सुनवाई करना, सेंटर और स्टेट, ना कि हाई कोर्ट की अपील सुनना। बट भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों काम करता है। एक तो सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट को भी सुनता है और अपील भी सुनता है। अपील का जो अंतिम न्यायालय है, अपेक्स कोर्ट फॉर अपील, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम देखते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में के तहत 1 अक्टूबर 1937 को, ये एक है ना 10 मत समझ लेके, 1 अक्टूबर 1937 को एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। और हमारे जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है उससे बोला जाता है कि ये इसी फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। रीज़न क्या है? अगर आप फेडरल कोर्ट को और अधिक पावर दे दो अपील का, देखो सेंटर और स्टेट के बारे में तो वो वैसे भी सुनवाई करता है फेडरल कोर्ट, लेकिन अगर अब इसे अपील का भी अधिकार दे देते हैं तो वो बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट। यानी हमारे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूएसए के फेडरल कोर्ट से भी ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा पावर वेस्ट करता है, ज़्यादा पावर रखता है अपने पास। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई थिंक आपको सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट में जो अंतर है वो समझ में आ चुका होगा। हमने देखा अभी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन था और एक कलकत्ता में 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 का था बट एक साल कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया 1774 में। कहाँ? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया। और हमने देखा इसकी जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड एलिजा एम्पे। फिर हम देखते हैं कि जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 में एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। और इस फेडरल कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? मॉरिस गुएर। कौन थे? मॉरिस गुएर। उसके बाद हम देखते हैं कि
हम देखते हैं कि जो हमारा ये 1937 का जो कोर्ट था उसको अपील की भी पावर दे दी गई कि अब वो हाई कोर्ट की अपील भी सुन सकता है। और 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस हुए वो हुए हरीलाल जेकानिया। और जो हरीलाल जेकानिया थे इनके लिए दो चार फैक्ट भी हमने देखा कि ये ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे भारत के जिनकी पद में रहते हुए मृत्यु हुई थी। और इन्होंने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। और ये फेडरल कोर्ट के अंतिम लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। आप से 1774 के सुप्रीम कोर्ट और 28 जनवरी 1950 के सुप्रीम कोर्ट से प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो हमने यहाँ तक की कहानी समझी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे बढ़ने से पहले आप अगर अनअकैडमी में आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं सो प्लीज यूज माय रेफरल कोड। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी की एजुकेटर प्रोफाइल की मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। प्लीज़ आप अनअकैडमी पे विजिट करें और वहाँ मुझे फॉलो करें। आपकी सपोर्ट की अच्छी खासी ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट कि आप अगर अनअकैडमी के पहले से लर्नर्स हैं तो आपके पास हैट होंगी। आप मुझे अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आप मुझे अगर अनअकैडमी पर भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस हैट को मुझे डेडिकेट करें। गेटिंग माई पॉइंट। सो 1774 का सुप्रीम कोर्ट, 1737 का फेडरल कोर्ट और 28 जनवरी 1950 का हमारा सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक की कहानी को हमने डिटेल में समझ लिया। यहाँ तक की कहानी में अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो उम्मीद है आपने अभी तक लक्ष्मीकांत सर की बुक परचेस कर ली होगी। अगर नहीं परचेस की हैं तो प्लीज़ लक्ष्मीकांत सर की बुक ज़रूर परचेस करें। सो अभी तक 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ। 28 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट आया। और इसके पहले क्या था, हमारे यहाँ एक फेडरल कोर्ट था। क्या था? एक फेडरल कोर्ट था। और हमें पता है कि जो फेडरल कोर्ट होता है वो अपील का सबसे ऊपर का कोर्ट नहीं होता। इसके वर्डिक्ट के खिलाफ, इसके डिसीजन या निर्णय के खिलाफ हम ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल पे ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। अब क्या होता है प्रिवी काउंसिल, इसको हम आज टाइम मिलता है तो आज, अदरवाइज हम कल डिटेल में देखेंगे। तो ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में हम अपील कर सकते थे। यानी 28 जनवरी 1950 के पहले भारत में जो कोर्ट था उसके खिलाफ हम लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। अगर आप किसी कोर्ट की ऊपर अपील कर सकते हैं मतलब वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। उसके खिलाफ आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो कहीं निर्णय दिया आपको तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो इसके अगेंस्ट आप अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके आगे आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि कुछ कंडीशन में आप प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन दायर कर सकते हैं। पर मर्सी पिटीशन जो दया याचिका होती है वो अपील के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ दया के लिए दायर की जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। सो हमने यहाँ तक देखा। हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, यानी सबसे बड़ा कानून है। इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं होता और जितने भी कानून बनते हैं इसी के दायरे में रह के बनते हैं। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कंपोनेंट्स पूछे जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 प्रियम्बल, एक प्रस्तावना, प्लस 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद, प्लस हमने देखा था कि कैसे जब हम बचपन में थे तो अपनी कॉपी को, बचपन में जब थे तो हम अपनी कॉपी में, एक कॉपी में हमें 2-4 सब्जेक्ट्स लिखने पड़ते थे। और इन 2-4 सब्जेक्ट्स को एक कॉपी में लिखने के लिए हम कॉपी के पेज को ऐसे फोल्ड कर लेते थे।
ऐसे फोल्ड कर लेते थे, तो इधर एक दूसरा पार्ट बन जाता था और इधर एक दूसरा पार्ट बन जाता था। वैसे ही इसी एग्जाम्पल और इसी थीम को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अप्लाई किया कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अप्लाई किया कि ये जो 395 आर्टिकल है, इन 395 आर्टिकल को उन्होंने 22 पार्ट्स में बांट दिए। और हमने देखा कि 22 पार्ट के अलावा भी जो चीज़ थोड़ा सा मिस हो गई या जिनको अलग से रखने की ज़रूरत थी, उनके लिए एक शेड्यूल बनाए। और हमने देखा कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, आज की डेट में 12 अनुसूचियां हैं। यानी कोई प्रस्तावना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पूछे कि संविधान के घटक क्या हैं, तो आपको बोलना है कि एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद यानी 1 प्रेम्बल प्लस 395 आर्टिकल्स प्लस 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। सो ये है कंपोनेंट कहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशन का। और हमने आज ही देखा है जब हमने प्रेसिडेंट का वीडियो देखा कि जो फॉर्मेट होता है किसकी, ओथ का, किसके, मंत्रियों का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का, कैग का, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा सदस्य यानी पूरे एमपीज का, विधायकों का, इन सब का जो ओथ का फॉर्मेट है वो कहाँ पे है, हमारे शेड्यूल 3 में है। गेटिंग माय पॉइंट। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम देखते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को कैसे पार्ट्स में बांटा है। तो हम जब पढ़ते हैं, तो जब हम आर्टिकल 1 से 4 तक जाते हैं, तो देखते हैं कि आर्टिकल 1 से 4 तक के को पार्ट 1 में रखा गया है। और क्या नाम है पार्ट 1 का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1, आर्टिकल 1 से 4। फिर जब हम आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आता है पार्ट 2। और पार्ट 2 में क्या है, हम देखते हैं सिटीजनशिप। उसके बाद जैसे ही हम आर्टिकल 12 में इंटर होते हैं, तो हम भारत के संविधान के भाग 3 में घुस चुके होते हैं। और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम देखते हैं कि कैसे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक क्या है, पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 है। और आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि आर्टिकल 12 से 35 तक पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। उसके बाद जैसे ही हम आर्टिकल 36 से 51 तक की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम इंटर हो जाते हैं पार्ट 4 में। और पार्ट 4 किस चीज़ के बारे में बताता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बताता है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर जैसे ही हम आर्टिकल 51 में आते हैं, 51 ए में आते हैं, तो हमारा एक नया पार्ट ऐड होता है, पार्ट 4A। और ये बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में। और जैसे ही हम आर्टिकल 51 से लेकर 52 से लेकर 151 तक जाते हैं, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जाते हैं, तो हम इंटर कर जाते हैं पार्ट 5 में। और हमने अपना जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट ही किया है, कहाँ से, हमने इनिशिएटिव स्टार्ट ही किया है यहाँ से, पार्ट 5 से। सो हम इसको थोड़ा सा आप 2-3 बार ऐसे कॉन्फ़िगरेशन इसका बैठा लेंगे दिमाग में, तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। आप 2-3 बार पढ़िए, ये 100% याद हो जाएगी। और ये याद करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सो पार्ट 5 हमने देखा कहाँ से आता है, पार्ट 5 आता है आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर आर्टिकल 151 कैग तक जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 5 और यहाँ तक जाता है आर्टिकल 151 तक। अगर हम इसको भी आगे बांटें, इसको भी आगे छोटे छोटे चैप्टर्स में बांटें, तो आर्टिकल 52 यानी राष्ट्रपति से आर्टिकल 78 तक ये बताता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, किसके बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, यानी केंद्रीय कार्यपालिका।
और केंद्रीय कार्यपालिका में हमने देखा कि हम किसके किसके बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, हम पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, हम पढ़ते हैं पीएम के बारे में, हम पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, हम पढ़ते हैं आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में। सो यहाँ तक आर्टिकल 52 से लेकर 78 केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में दिया जाता है। फिर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 1, 2, 3 तक, तो हम देखते हैं यहाँ पे हम यूनियन लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ते हैं, केंद्रीय विधायिका। और केंद्रीय विधायिका क्या है, यानी पार्लियामेंट। इनडायरेक्टली हम किसको पढ़ते हैं, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा को हम पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही हम आर्टिकल 1 to 4 में इंटर होते हैं और 147 तक हम यहाँ पे पढ़ते हैं जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और आर्टिकल 148 से लेकर 151 हम के बारे में पढ़ते हैं कैग। तो हम इसे तो डिस्कस कर ही रहे हैं, हम धीरे धीरे एक एक आर्टिकल को डील कर रहे हैं। अपने सीरीज में हमने प्रेसिडेंट के काफ़ी कुछ वीडियोस देख लिए हैं। जैसे ही हमारी ये वाला पार्ट पूरा होता है हम इसमें आ जाएंगे और आज से हम इसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमने यानी हम एक साथ एक यूनियन एग्जीक्यूटिव को लेकर चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी चल रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो आर्टिकल 1 to 4 आर्टिकल 1 to 4 आर्टिकल 1 to 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, 36 मिनट आई थिंक हो गए। सो आर्टिकल 1 to 4 से हम आगे डील करेंगे और हम देखेंगे कि ये जजेस केस क्या थे। हम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस, ये सब पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर क्यों कॉन्फ्लिक्ट था एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, मन मुटाव क्यों था, मतभेद क्यों था, कॉन्फ्लिक्ट क्यों था, किसके लिए, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या थी कहानी, पहले कैसे होता था 1950 से 1903 तक क्या था, फिर कैसे 1998 में कुछ कहानी बदली, फिर कैसे 2014-15 में एक एनजैक एक्ट करके नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन करके कहानी सामने आती है। सो ये पूरी कहानी हम देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।